ठीक है। तो जीएसटी का रेट थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। सितंबर महीना में गवर्नमेंट क्या किया था कि जीएसटी में चेंज किया गया था, छूट दिया गया एक तरह से। जैसे उसमें कुछ नियम बनाया गया था कि जैसे कि आप लोग अगर बाइक खरीदते हैं तो 350 सीसी तक जितना बाइक है, ठीक है, उस बाइक में क्या किया गया कि आपका कि 28% से घटा करके 18% किया गया, 10% का छूट दिया गया, ठीक है। यानी अगर 1 लाख रुपया अगर बाइक का एक शोरूम कीमत है, ठीक है, तो 1 लाख रुपया अगर है तो उसमें तो 10% छूट का मतलब हुआ कि 10,000 रुपया आपका कम लगेगा, ठीक है। जैसे स्प्लेंडर का कीमत 1 लाख हो गया था तो देखे 90,000 मिल रहा था सितंबर महीना के बाद, जो सितंबर आपका पार हुआ पिछला 2025 वाला। उस समय देखे थे गाड़ी बहुत ज़्यादा बिका था, जिसको लेना था तो क्या किया, रुक गया। आप नहीं, हमने तो बाद में लिया, अब तो जितना मिल रहा है छूटे मिल रहा है सब जाने के बाद। तो 10% जब सितंबर महीना में छूट हुआ तो सितंबर महीना के बाद क्या हुआ, गाड़ी का बिकना ज़्यादा हो गया। जिसको लेना था 10,000 रुपये कम में मिल रहा है, ले लो, ठीक है। अब 4 व्हीलर वगैरह में ज़्यादा हो गया। 4 व्हीलर में क्या किया गवर्नमेंट की, अगर पेट्रोल गाड़ी आपका है तो आपका 1200 सीसी तक जो है वो छूट दिया गया, ठीक है। 1200 सीसी तक गाड़ी अगर है तो उसमें क्या किया, 10% का छूट दिया। अब बुलेट से ऊपर किसी को लेना है, बाइक लेना है, तो इसका मतलब है कि वो रईस आदमी है, ठीक है। तो 10% का छूट किसको दिया गया, गरीब आदमी, मिडिल क्लास, ठीक है। अब जो रईस आदमी है, जिसको 1000 सीसी के बाइक लेना है, 2000 सीसी के बाइक लेना है, निंजा लेना है, कावासाकी लेना है ना, जिसको BMW लेना है, फरारी लेना है, ऑडी लेना है, तो उसके पास तो रुपया ऐसी है ज्यादा है, तो उसको सरकार क्या किया कि 28% से 40% कर दिया, ठीक है। उसमें क्या नियम बनाया गया कि अगर आपका बाइक 350 सीसी से ज्यादा है, यानी बुलेट से ऊपर का बाइक है, तो आप 40% दीजिए, ठीक है, समझ गए। और अगर उससे नीचे है तो आप 18% दीजिए। कार में क्या किया गया कि 1200 सीसी से नीचे अगर कार आपका है तो आप 28 से 18% में आ जाइए, और अगर उससे ऊपर है ना, 40, जैसे बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, ये सब 15 सीसी में आता है, तो ओकरा में कोई छूट नहीं मिला। छोटा कार पर छूट मिला, जैसे छोटा कार में आपका आ गया अल्टो है ना, आपका वैगन आर है, सलेरियो है ना, छोटा मोटा जो गाड़ी है, जैसे कि 12 सीसी के अंदर इको है, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, सब से क्या मतलब है, जो देख रहे हो वो देखो, ठीक है। तो 1200 सीसी के अंदर जितना है उस पर छूट दिया गया। अब बोलेरो आपका 15 सीसी का है, स्कॉर्पियो क्या है 2000 सीसी का, कहीं कोई इंजन आ रहा है 2200 सीसी का, पहले आता था 2500 सीसी का, ठीक है। तो जो इंजन जितना हैवी होते गया, यानी कि समझ गया कि जनता जो है क्या खरीद रहा है, शौक के लिए खरीद रहा है। जब शौक में आ जाता है तब वो चीज़ पर छूट नहीं मिलता है। और जो आदमी काम किसी तरह से हमारा काम चल जाए, है ना, छोटा मोटा कुछ ले करके 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इसका मतलब वो गरीब आदमी है, तो उसको सरकार 10% का छूट दिया गया। तो बस इतना ही समझना था। तो उससे क्या हो गया कि 28% का स्लैब रेट को बंद कर दिया गया। क्या किया, 28% का स्लैब रेट बंद कर दिया गया, और आपका जो है 18% का स्लैब रेट जो है उसमें 28% से उठ करके 18% में आ गया। और 28% से उठ कर जो कुछ लग्जरियस सामान था, जिसका ज़्यादा था सीसी था गाड़ी का, या मान लो और कोई सामान है जो लग्जरी सामान है, तो लग्जरी सामान क्या किया गया, 40% में डाल दिया गया, ठीक है। और बहुत सारा सामान को क्या किया, जिस पर टैक्स पहले से लग रहा था 5% या 12%, जो जरूरी सामान था उसको 0% में डाल दिया गया, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सुना कुछ दिन पहले कि बहुत सारा खाने पीने का सामान पर क्या किया गया, टैक्स हटाया गया। कॉपी कलम स्टेशनरी का सामान पर क्या किया गया, टैक्स हटाया गया। इंश्योरेंस वगैरह पर क्या किया गया, टैक्स हटाया गया। तो सबको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम बोल दिए और समझ गए। ये आपको जो है सारा कुछ डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा जो है, कौन सा सामान या कौन सा टैक्स किस जीएसटी स्लैब में आता है, कौन 0% में आ रहा है, कौन 5% में आ रहा है, कौन 18% में आ रहा है, और कौन 40% में आ रहा है, ठीक है। ये आपको स्लैब जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि एक एक सामान करके तुम याद कर लो, है ना, वो संभव नहीं है, लेकिन मोटा मोटी हम इतना जान सकते हैं कि खाने पीने का सामान पर कितना लगता है ना, लग्जरी सामान पर कितना लगता है,
आवश्यक सामान पर कितना लगता है, सोना चांदी पर कितना लगता है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो उस सब के लिए क्या करना है, तो आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, है ना। गूगल पर डालिए कि गोल्ड पर जीएसटी कितना लगता है ना, दूध दही पनीर पर कितना लगता है, ठीक है, बाइक पर कितना लगता है, फोर व्हीलर पर कितना लगता है। तो मार्केट में जो आपको लगता है कि नहीं सामान हम खरीदने लायक हैं, खरीद सकते हैं, तो उस पर चेक कर लीजिए। जो हम खरीदने नहीं है, हमारा औकात से बाहर है, तो उसका जीएसटी क्या करिएगा, है ना। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग का काम करिएगा तो आपको क्या है, अब जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, हम जाना चाह रहे हैं कि नहीं हम सोना चांदी की दुकान में काम करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि सोना पर कितना जीएसटी लगेगा, चांदी पर कितना जीएसटी लगेगा। और हम ऐसा कंपनी में काम करने जा रहे हैं जहाँ क्या है, बाइक बनता है ना, या बाइक बिकता है, हीरो का शोरूम है, होंडा का शोरूम में हमको नौकरी लग रहा है, मारुति का शोरूम में नौकरी लग रहा है, टाटा का शोरूम में नौकरी लग रहा है। तो हमको फिर वहाँ जब काम करेंगे तो हमको उस चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि कितना जीएसटी लग रहा है। और हमको नौकरी लग रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जहाँ बिकता है, जहाँ स्टेबलाइजर बिकता है, बैटरी बिकता है, इन्वर्टर बिकता है, वहाँ हमको नौकरी लग रहा है। तो फिर हमको भी पता करना पड़ेगा कि स्टेबलाइजर पर कितना जीएसटी लगता है, इन्वर्टर पर कितना लगता है, बैटरी पर कितना लगता है। ठीक है, तो इस तरह से जीएसटी का जानकारी आपको होना चाहिए। नहीं कि पूरा दुनिया में जितना सामान है सबके लिए संभव है, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है ना, उसका हम जीएसटी रेट याद रखेंगे। और धीरे धीरे काम करिएगा तो फिर आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, आप सब जान जाइएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक दुकान में गए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जितना सामान आपका इलेक्ट्रॉनिक का है सब पर जीएसटी बराबर लगेगा, है ना। ऐसा नहीं कम बेसी लगेगा, जितना बाउल पर लगेगा उतने होल्डर पर लगेगा, उतने इन्वर्टर पर लगेगा, उतने स्टेबलाइजर पर लगेगा, क्योंकि उसका एक कैटेगरी बना हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है इस पर इतना लगेगा, गोल्ड पर इतना लगेगा, खाने पीने का फूड पर इतना लगेगा, है ना, गाड़ी पर इतना लगेगा, इस तरह सबका बना हुआ। ऐसा नहीं है कि दूध पर इतना लगेगा दही पर ज़्यादा लगेगा, जितना दूध पर लगेगा उतने दही पर लगेगा, उतने छाछ पर लगेगा, उतने पनीर पर लगेगा, है ना, समझ रहा है। तो खाने पीने का जो भी सामान रहेगा सब पर। अब खाने पीने में एकदम कोई जरूरी ब्रेड है ना, अब एज ब्रेड सबकी जरूरी, तो सरकार क्या किया, उसको टैक्स फ्री कर दिया, टैक्स नहीं लेंगे। कहने का मतलब उदाहरण दे रहे हैं आपको, को इस तरह से आपको जो है याद करना पड़ेगा कुछ। तो जीएसटी का स्लैब जो है हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बाकी थोड़ा थोड़ा खुद से जो है नॉलेज इकट्ठा करिएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। सामान खरीदने पर जो जीएसटी लगता है उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं, और बेचने पर जो लगता है उसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं। उसके अलावा और क्या देख रहे थे, जीएसटी का नंबर। तो जीएसटी का नंबर में हम लोग क्या देखे, नंबर में ये देखें, जीएसटी आईएन वही हुआ नंबर। जीएसटी आईएन का मतलब हुआ जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कितना डिजिट का सब मिला के है, सब मिला के 10 डिजिट और 3 13 डिजिट और 2 आगे 15। तो सब मिला के जीएसटी नंबर आपका 15 डिजिट का होता है। अगर कोई पूछ देता है कि जीएसटी नंबर में कितना डिजिट है, तो 15 डिजिट है। और स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट है वो क्या बताता है, स्टेट कोड बताता है। 01 भी हो सकता है, 22 है, 23 है, कुछ भी हो सकता है। जितना स्टेट है उस सब स्टेट का अपना अपना कोड होता है। बिहार का कितना है, 10, बिहार का 10 है, ठीक है। तो अब 1010 होगा, ठीक है। उसके बाद जो रहता है आपका 10 डिजिट, वो क्या रहता है, उस बिजनेस का जो मालिक है, जो उसका पेन नंबर यूज किया गया है जीएसटी में। जीएसटी बनाइएगा तो पेन नंबर दीजिएगा ना, तो जो पेन नंबर यूज किया गया है वो आपका रहेगा जीएसटी नंबर में। किसके बाद, स्टेट कोड के बाद। और उसके बाद क्या रहेगा 1, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है कि आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन कई वो पहले जीएसटी, ठीक है। कोई को देखते हैं कि बड़ा बिजनेसमैन तो क्या किया, अपना वाइफ के नाम पर भी वो करवा दिया, वो अपने नाम पर कर लिया, बेटों के नाम पर कर लिया। उससे क्या होता है, उससे जो है आसानी से अलग अलग नाम पर रहेगा, तो जीएसटी को पचाने में थोड़ा आराम रहेगा। और एक ही आदमी पचाइएगा तो हजम होगा, है ना, एक आदमी से हजम नहीं होगा। तो बाले बच्चे मिल के उसको हजम करेगा, है ना, वाइफ के नाम पर, बेटा के नाम पर, अपन नाम पर। देखते हैं कैसे करता है। जिसके पास ज़्यादा रुपया रहता है तो सब परिवार का खाता खुलवा देता है ना, थोड़ा थोड़ा सब में पैसा डाल देता है। और एक ही आदमी के अकाउंट में डाल देगा तो बैंक के नज़र में आ जाएगा, है ना। और सबके बाले बच्चे में थोड़ा थोड़ा डाल दिया तो बैंक के नज़र में नहीं आ जाएगा। तो वैसे जीएसटी नंबर क्या करता है कि अलग अलग एक ही परिवार में वाइफ के नाम पर, बेटा के नाम पर, भाई के नाम पर जीएसटी नंबर करवा दो, और सब नंबर पर थोड़ा थोड़ा कर करके हजम कर दिया। उसमें क्या होता है, जीएसटी चोरी थोड़ा आसानी से हो जाता है, ठीक है।
तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन फिर बाई डिफॉल्ट हो सकता है, जेड रहे या जो भी रहे, ये बाई डिफॉल्ट रहेगा, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। और ये रैंडम नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, 5 4 3, इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा कंपनी का क्या है, उसका कंपनी का क्या है। मूल रूप से बस इतना ही जानना है कि आपका पेन नंबर है, ये नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ये स्टेट कोड है, बस इतना ही जो है आपका मेन पहचान है। बाकी इसके बाद जेड 5 और 3 से इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है 2 प्रकार से होता है, एक होता है कंपोजिशन में और एक होता है रेगुलर में। कंपोजिशन करने का मतलब होता है कि आपका एक तरह से कहते हैं कि उसमें जीएसटी का जब बिलिंग होता है कंपोजिशन में, तो उसमें देखिएगा बिल ऑफ सप्लाई लिखल रहता है ना, उसमें इनवॉइस नहीं लिखल रहेगा, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, जीएसटी डिटेल्स नहीं लिखल रहेगा, इस तरह से खाली क्या लिखल रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई लिखल रहेगा, जो कंपोजिशन में रहता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है। यानी उसका टर्नओवर वगैरह का कुछ रहता है कि टर्नओवर कम रहता है, एक का टर्नओवर ज़्यादा दिखाता है, उस तरह से रहता है। तो वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि कंपोजिशन क्या होता है और रेगुलर क्या होता है, 2 तरह का होता है। जनरली जो भी करवाता है रजिस्ट्रेशन वो रेगुलर में ही करवाता है। रेगुलर करवाने का बेनिफिट ये है कि आप जो है बिजनेस टू बिजनेस जो है उसको सेल सामान को कर सकते हैं, लेकिन जो कंपोजिशन में रहिएगा वो आपसे कोई सामान खरीदने के लिए बिजनेसमैन नहीं आवेगा, क्योंकि अगर आपसे वो सामान लेगा तो जीएसटी फाइल नहीं कर पाएगा, जीएसटी फाइल नहीं कर पाएगा तो फिर पैसा तो भरेगा सरकार को, लेकिन उसको रिटर्न में रिटर्न ही पैसा मिलता है। आप जीएसटी सरकार को देते हैं तो आपका रिटर्निंग भी साल में आता है, समझ गए। ये मत सोचिए कि ज़्यादा सरकार को भर सरकार सब अपने यहाँ हजम कर जाएगा, उसमें से कुछ आपको भी पैसा जो है रिटर्निंग में, जैसे ITR, जैसे आपका TDS फाइल होता है तो TDS आपको मिलता है ना, आप ITR फाइल करिएगा तो TDS आपको रिटर्न आता है साल में, तो जीएसटी फाइल करिएगा तो कुछ पैसा आपको रिटर्निंग भी आता है। तो अगर आप जीएसटी फाइल करते हैं, अगर मान लिया जाए आप कंपोजिशन में सामान खरीदे हैं तो उसको आप जीएसटी में नहीं करवाइएगा फाइल, उसका सामान का जो वैल्यू रहेगा, तो रिटर्निंग आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपसे जब भी खरीदेगा सामान तो कस्टमर खरीदेगा, बिजनेसमैन आपसे नहीं खरीदेगा, समझ गए, किससे, कंपोजिशन वाला से। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर में हुआ है तो आपसे सामान बिजनेसमैन भी खरीदेगा, क्योंकि आपको जीएसटी नंबर जो आपका जीएसटी जो है क्या होगा, वो रेगुलर में है, वो फाइल हो सकता है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो 2 प्रकार का देख लिए, नंबर भी देख लिए, और ये भी देख लिए कि लिमिट क्या है, मैन्युफैक्चरर के यानी गुड्स के लिए लिमिट क्या है 40 लाख, ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर की लिमिट क्या है 20 लाख। बिजनेस क्या प्रकार का होता है, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर, है ना, 3 प्रकार का बिजनेस होता है। 3 के बाद चौथा मार्केट में कोई बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा आपको, चाहे पूरा दुनिया घूम जाइए। ठीक है, ये 3 ही प्रकार में सब है। और जीएसटी क्या है ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से जीएसटी के बारे में जो जानकारी था, बेसिक जानकारी, वो हम लोग देख लिए। अब जीएसटी जो है लगता कैसे है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि सामान पर जीएसटी कैसे लगाया जाता है, किस तरह से उसका हिसाब किताब जोड़ा जाता है, वो आगे हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में